नमस्कार। काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच वापस हाजिर हूं। समय लगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन एक वादा आप लोगों से आज कर रहे हैं कि दिसंबर से पहले पहले यानी कि 31 दिसंबर तक आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की दोनों किताबें पूरी करवा देंगे, क्योंकि मुझे आइडिया है कि दिसंबर में जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम होते हैं उसमें आपका पूरा पाठ्यक्रम आता है। तो इस बात को लेकर मैं बहुत अधिक गंभीर हूं। कुछ तकनीकी कारणों के कारण या मौसम ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा बहुत समय लगा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दो बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और कमेंट्स बॉक्स में, इस YouTube वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। क्या होता है टेलीग्राम चैनल पर? टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन 5 से 10 प्रश्न आप लोगों के लिए भेजे जा रहे हैं, बहुवैकल्पिक एक एक नंबर के प्रश्न, ताकि आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। इसके अलावा जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है पैनल पर, इसकी पीडीएफ भी मैं वहां पर भेजूंगा। वहां पर मॉडल पेपर भी भेजेंगे, उसके आंसर भी भेजेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से और जुड़े। दूसरी बात, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, और क्या सुधार किए जाने चाहिए उसके बारे में भी आपके सुझाव अपेक्षित है। इसके अलावा कक्षा 12 के विद्यार्थी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक ये अवश्य आप लोग पहुंचाए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल पंक्ति आप लोगों के लिए कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। बिना आपका समय खराब किए आइए सीधे बात करते हैं टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे स्वतंत्र भारत की राजनीति, और स्वतंत्र भारत में राजनीति में भी हम लोग पढ़ रहे हैं पहला अध्याय हम पूरा कर चुके हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पहला अध्याय आप लोगों के पूरा हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में राजनीति में प्रथम 3 आम चुनाव, प्रथम जो 3 अध्याय है उसमें स्वतंत्र भारत के समक्ष जो 3 चुनौतियां थी उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। पहली चुनौती हमने पढ़ी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, और वो हमने पहले ही अध्याय में पढ़ी थी। और दूसरा अध्याय जो हमारे स्वतंत्र भारत के समक्ष दूसरी जो चुनौती थी वो थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। और ये जो दूसरी जो हमारी समस्या थी स्वतंत्र भारत के समक्ष, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, इस लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती को हम बात कर रहे हैं दूसरे अध्याय में। बिल्कुल आज मैं आपके किताब की पीडीएफ भी साथ साथ लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को लगे कि यही से सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं कहां से पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे हैं। तो साथ साथ में आपकी पीडीएफ भी रहेगी ताकि आप लोगों को आइडिया रहेगा। स्वतंत्र भारत के समक्ष जो दूसरी चुनौती थी उसको लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी, उसको हम एक दल के प्रभुत्व के दौर नामक दूसरे अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। यहां से आप लोगों के 4-5 प्रश्न, 4-5 नंबर का प्रश्न इस अध्याय में से आएगा। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती क्या थी और इस समस्या का समाधान हम लोगों ने किस प्रकार किया। तो मुझे लगता है एक सरसरी नजर हम लोगों को डाल देनी चाहिए कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती क्या थी। लोकतंत्र स्थापित करने के समक्ष समस्याएं व उसका समाधान, यानी कि हिंदुस्तान के में लोकतंत्र स्थापित करने की क्या दिक्कत थी और उसका हमने समाधान किस प्रकार से किया, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। और हम लोगों को पढ़ना है कि प्रथम आम चुनाव, देखिए ये सब प्रश्न बनेंगे। प्रथम आम चुनाव विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में, विश्व के लोकतांत्रिक
इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए, मील के पत्थर साबित हुए, स्पष्ट कीजिए। मील के पत्थर साबित हुए, स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार से हमारे जो प्रथम आम चुनाव थे 1952 के, वो लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर किस प्रकार से साबित हुए, उसके बारे में भी हम इस पाठ में बात करेंगे। मैं 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के सभी प्रश्नों के बारे में आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, और यही टॉपिक हमें इस अध्याय में पढ़ने। 1-1 नंबर के प्रश्नों की हम लोग अलग से चर्चा करेंगे जब अध्याय को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसमें हम, और इसमें बात करेंगे, चुनाव के बदलते तरीके, चुनाव के बदलते तरीके। देखिए, चुनाव के बदलते तरीकों का मतलब यहां पर है मतदान के जो तरीके बदले हैं, कि प्रथम आम चुनाव में मतदान कैसे हुआ था, दूसरे आम चुनाव में मतदान कैसे हुआ था, तीसरे आम चुनाव में मतदान कैसे हुआ था। तो हम कह सकते हैं मतदान के बदलते तरीके, मतदान के बदलते तरीके। हो सकता है प्रश्न पूछ ले, अमरीश क्यों ले। और नंबर 4 में हम बात करेंगे प्रथम 3 आम चुनाव में, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व, कांग्रेस का प्रभुत्व 1952, 1957 और 1962 के इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण क्या थे, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा था, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात और आप लोगों की यहां क्लियर कर देना चाहते हैं, आप लोगों के 4 नंबर के मानचित्र का प्रश्न आएगा, तो साथ साथ में हम लोग मानचित्र के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। इसके अलावा मानचित्र के और क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनको हल कैसे करना, अलग से हम लोग इसके संदर्भ में कक्षाओं का आयोजन करेंगे। और इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस प्रणाली का प्रभुत्व, कांग्रेस प्रणाली का प्रभुत्व। इसमें क्या पढ़ना, हम लोगों को विशेष रूप से 2 बातों का अध्ययन करना है कि कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक व विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी के रूप में, गठबंधनात्मक पार्टी के रूप में। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी है, कथन की पुष्टि कीजिए, पार्टी थी, कथन की पुष्टि कीजिए। और कांग्रेस पार्टी में गुटों में तालमेल बैठाने व सामंजस्य की क्षमता, यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रारंभिक समय में जीत का बहुत बड़ा कारण रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी में गुटों में तालमेल और सहनशीलता की क्षमता थी। गुटों में तालमेल वह सहनशीलता की जो क्षमता थी, वो भी कांग्रेस पार्टी की जीत का बहुत बड़ा कारण रहा था। अंत में हम लोग बात करेंगे इसी में केरल में कम्युनिस्ट, यानी कि हम बात करेंगे कि 1957 के जब लोकसभा चुनाव के साथ साथ में राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए, उस समय केरल में सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। वो सरकार कैसे बनी, क्या बनी, उसके संदर्भ में क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पाठ के अंत में हम लोग बात करने वाले हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। और विपक्षी पार्टियों के उद्भव में हम लोगों को 4 विपक्षी दलों के बारे में चर्चा करनी है। वो 4 विपक्षी दल कौन कौन से होंगे? सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम कहते हैं सीपीआई, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नंबर 2 सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी,
समाजवादी पार्टी। नंबर 3 हम बात करेंगे भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ। और नंबर 4 हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र पार्टी। इन 4 विपक्षी दलों के बारे में भी हम लोगों को चर्चा करनी। ये जो भी बातें मैं पैनल पे लिख रहा हूं आप लोगों को पीडीएफ के रूप में ग्रुप में मिल जाएगी। 1-2 दिन समय और लग सकता है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से नए नए परिचित हो रहे हैं। देखिए धीरे धीरे दूसरी तीसरी चौथी कक्षा है तो लिखावट में भी थोड़ा सुधार आया है, तो धीरे धीरे और भी बेहतर होगा। इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आने वाली कक्षाओं में ऊपर इनके क्या खींचे, लाइन भी खींचे, लेकिन ये सारी चीजों में समय लगेगा। तब तक आप जैसी स्थिति है उसको आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। मोटे मोटे तौर में हम ये सारी बातें इस अध्याय में पढ़ने वाले। तो मुझे लगता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा कि हम लोगों को इस अध्याय में पढ़ना क्या है। आइए वापस चलते हैं जहां हम इस अध्याय को प्रारंभ करने वाले थे। देखिए अध्याय का नाम है एक दल का प्रभुत्व, और मुझसे कोई पूछे कि इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रारंभिक चुनाव में जीत के कारण क्या थे। यह आप लोगों को याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी के जीत के कारण क्या थे। तो कांग्रेस पार्टी के जीत के कारणों से आप लोगों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के जीत के कारण क्या रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। और जो उस समय की जो विपक्षी राजनीतिक दल थे, उन विपक्षी राजनीतिक दलों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उन विपक्षी राजनीतिक दलों के प्रभुत्व के बारे में, विपक्षी राजनीतिक दलों की स्थापना किसने की, क्या उनकी स्थिति थी, किस प्रकार का उनका प्रदर्शन था, कौन कौन से नेता उन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इस पार्ट में ब्रैकेट में कुछ नेताओं के नाम दे रखे हैं। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आइए इस पार्ट को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जिसकी चर्चा हम लोगों को करनी है कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती क्या थी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती इसलिए थी क्योंकि भारत जैसे गरीब और भारत जैसे अशिक्षित देश में लोकतंत्र स्थापित करना हिमालय पर चढ़ाई करने जैसा कार्य था। ये एक बहुत बड़ा कठिन रास्ता था जिसे हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने, हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व ने इस रास्ते को चुना था। देखिए क्या कारण था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी, भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के सामने समस्याएं क्या थी, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल कर आता वो यह आता है कि हिंदुस्तान में ऐसा माना जाता था कि यदि हम लोग लोकतंत्र अपनाएंगे तो देश में मतभेद बढ़ेगा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश था, भारत विविधताओं वाला देश था, इसलिए भारत के नेतृत्व का मानना था, भारत के लोगों का मानना था, आलोचकों का मानना था कि भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र स्थापित करने का मतलब संघर्ष और मतभेद को बढ़ावा देना है। दूसरा कारण यह था कि बहुत से लोगों का मानना था कि भारत को स्वतंत्रता कठिन परिस्थितियों में प्राप्त हुई थी, भारत को स्वतंत्रता कठिन परिस्थितियों में प्राप्त हुई थी। क्योंकि हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि किस प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन की दिक्कतें तो बाद में आई, लेकिन उससे पहले देश में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ और उस विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक जो हिंसा हुई थी उससे पूरे देश का दिल दहला हुआ था। बहुत से लोगों का मानना था कि ऐसी परिस्थितियों में भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। तीसरा कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जितने भी नव स्वतंत्र देश थे, ऐसे देश जिनको नई आजादी मिली थी, यानी कि जो उपनिवेशवाद की दास्ता से जो मुक्त हुए थे, उपनिवेशवाद के चुगुल से जो मुक्त हुए थे, उपनिवेशवाद यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों को गुलाम बना रखा था। जो देश उपनिवेशवाद की चुगल से मुक्त हुए थे उनमें से अधिकांश देशों में अलोकतांत्रिक शासन था, अलोकतांत्रिक शासन था। अधिकांश देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के कारण बहुत से लोगों का मानना था कि भारत में भी लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित नहीं करना चाहिए। और एक और बात थी कि हम लोगों की उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता थी वो थी राष्ट्रीय एकता। कि यैन कैन प्रकरण पाकिस्तान के विभाजन के बाद में हम लोगों को केवल किस बात पे ध्यान देना है, राष्ट्रीय एकता पर ध्यान देना है।
और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि यदि हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएंगे तो राष्ट्रीय एकता का जो मुद्दा है वो द्वितीयक हो सकता है या गौण हो सकता है। इसलिए कुछ आलोचकों का मानना था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने एक कठिन रास्ता चुना। कौन सा रास्ता चुना? कठिन रास्ता चुना। और वो कठिन रास्ता कौन सा था? भारत में किसकी स्थापना करना? लोकतंत्र की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना। आजाद हिंदुस्तान के नेताओं ने एक कठिन रास्ता चुना। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होगी। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही एक बात पहले से तय थी कि हिंदुस्तान में केवल और केवल किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी। और एक भारत में विकास की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। यह बात हमने पहले से ही तय कर रखी थी। यही कारण था कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ और उसके बाद में भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन होता है। आप लोगों को पुनः याद दिला देते हैं, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 के बाद में कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की यदि हम लोग चर्चा करें तो 26 नवंबर 1949। देखिए, मैं 11 दिसंबर 13 दिसंबर तक नहीं आना चाहता हूं क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है, नहीं तो आपसे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को वैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष बनाया। 11 दिसंबर को तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने स्थायी अध्यक्ष बनाया। 13 दिसंबर को जो 5वीं संविधान सभा की बैठक हुई थी, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि 13 दिसंबर को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा वो संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? तो वो 5वीं बैठक थी। ध्यान रखना, कंटिन्यू संविधान सभा की बैठकें हुई थी 9, 10, 11, 12 और 13 को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन भारतीय संविधान को क्या कर दिया गया? अंगीकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अंगीकृत कर दिया गया। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। आत्मार्पित किया गया, आत्मार्पित किया गया और अधिनियमित किया गया। अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, यानी इसको हम लोगों ने लागू किया। आत्मार्पित यानी हमने स्वयं को इसको स्वीकार किया। अधिनियमित किया गया यानी कि आत्मार्पित यानी स्वयं को सौंपना। आत्मार्पित यानी स्वयं को सौंपना। हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया। भारतीय संविधान की प्रेम्बल, प्रस्तावना, ज्योतिष प्रस्तावना, उसमें इन तीनों शब्दों का स्पष्ट उल्लेख है। मैं आपको यह कह सकता हूं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। आंशिक रूप से लागू हो गया। और इस दिन भारतीय संविधान के 395 में से कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए? 16 अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, नागरिकता, निर्वाचन आयोग से संबंधित ऐसे कुछ आर्टिकल थे। 16 अनुच्छेद उस दिन लागू कर दिए। भारतीय संविधान यदि आपसे पूछे कि अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। क्या कारण था कि हमने इसको आंशिक रूप से लागू किया? क्योंकि हमें 26 जनवरी की तिथि को इतिहास के अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखना था। इसलिए हमने पूरा संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। आपसे पूछे भारतीय संविधान लागू कब हुआ? आपका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। लेकिन आंशिक रूप से पूछे तो 26 नवंबर 1949। पूर्ण रूप से पूछे या भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन इससे पहले संविधान सभा की एक बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। पहली बात, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक। इस दिन हमारी संविधान सभा ने 2 कार्य किए। कितने? 2 कार्य किए। पहला, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया। आप जानते हैं कि संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। इस अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए संविधान सभा ने अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया था। दूसरा काम, संविधान सभा के 284, ये भी कंपटीशन में पूछा जा चुका, 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। कितने प्रतियों पर हस्ताक्षर किए?
3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। तो महत्वपूर्ण तिथि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मर्पित किया गया, अधिनियमित किया गया। प्रस्तावना में इन शब्दों का उल्लेख है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। 26 जनवरी को लागू करने का कारण यह था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी की तिथि को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करने के लिए, इतिहास में हमेशा याद रहे, इसलिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 नवंबर को लागू नहीं करके हमने कब किया, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया था। 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को ही अपने पद की क्या ली थी, शपथ ली थी। कब शपथ ली थी? 26 जनवरी 1950 को। और जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे हम क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। इसलिए हम 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। संविधान दिवस हम मनाते हैं कब? 26 नवंबर को। कौन सा दिवस? संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। तो ध्यान रखना, संविधान लागू हुआ 26 नवंबर को आंशिक रूप से, तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 जनवरी को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी, इसलिए भारत उस दिन गणतंत्र बनाता, गणराज्य बना, इसलिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग जिसको हम कहते हैं। और इस निर्वाचन आयोग का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 15 में, और भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लगाकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग के संदर्भ में प्रावधान है। एक बात आप लोगों की एकदम क्लियर होनी चाहिए कि प्रारंभ में हमारा निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही था, यानी कि एक ही व्यक्ति इसमें हुआ करते थे, और उसे कहा जाता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। या हम कह सकते हैं कि उसको केवल एक ही व्यक्ति था तो हम निर्वाचन आयुक्त भी कह सकते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपका उत्तर होना चाहिए सुकुमार सेन। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के दिशा निर्देशन में भारत में प्रथम आम चुनाव संपादित हुए थे। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, 25 जनवरी 1950 को ध्यान रखना। इसलिए 25 जनवरी को हम एक दिवस मनाते हैं। कौन सा? मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं, कि भारत में प्रथम आम चुनाव करवाना अपने आप में हिमालय पर चढ़ाई करने जैसा मुश्किल कार्य था। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसी क्या दिक्कतें थी? ऐसी दिक्कतें ये थी क्योंकि एक अंबेडकर का कोटेशन ले लेते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में न्यायिक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद न्यायिक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती है। अंबेडकर साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू होने से ठीक एक दिन पहले संविधान सभा में कहा था कि हिंदुस्तान में न्यायिक पूजा का बहुत अधिक प्रचलन है। न्यायिक पूजा का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के महत्व को स्वीकार करना, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे अपने आप को लगा देना या उसके पीछे मत देना, इसको हम न्यायिक पूजा के नाम से जानते हैं। अंबेडकर साहब ने कहा कि भारत की राजनीति में न्यायिक पूजा बहुत अधिक है, इतनी न्यायिक पूजा विश्व के किसी भी देश में नहीं होती है। उन्होंने कहा राजनीति में न्यायिक पूजा का भाव सीधे सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। अंबेडकर साहब का कहना था न्यायिक पूजा, व्यक्ति पूजा किसी भी देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
ये किसी भी लोकतंत्र को पतन की तरफ ले जाता है, ये किसी भी देश को, राजनीति को पतन की ओर ले जाता है और ये तानाशाही की तरफ जाने वाला रास्ता है। ऐसा डॉक्टर बी आर अंबेडकर का साहब का कहना था। ध्यान रखना, भारतीय संविधान निर्माण में डॉक्टर बी आर अंबेडकर का अहम योगदान रहा था। प्रारूप समिति के आप सदस्य भी थे, तो बहुत अच्छा प्रश्न इससे संबंधित पूछा जा सकता है, ये कथन भी इनका पूछा जा सकता है। तो भारत में चुनाव करवाना एक बहुत मुश्किल कार्य था। मुश्किल कार्य क्यों था? उसके कारण थे। भारत में अधिकांश जनता अशिक्षित थी। आपको जानकारी दे देते हैं कि उस समय प्रथम आम चुनाव के समय भारत में केवल और केवल 15% जो लोग थे वो साक्षर थे। कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? केवल 15% लोग साक्षर थे। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, भारत एक गरीब देश था। भारत एक गरीब देश था, यानी कि अविकसित देश था। अविकसित देश था। अतः भारत जैसे अशिक्षित और भारत जैसे अविकसित देश में गरीब देश में लोकतंत्र की स्थापना करना एक चुनौती का कार्य था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों में, अधिकांश यूरोपीय देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं थी और यूरोपीय देशों में जहां लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं थी वो केवल विकसित और धनी देशों में ही थी। ऐसा माना जा रहा था, इस प्रकार की एक धारणा बन चुकी थी कि लोकतंत्र केवल और केवल विकसित देशों में और धनी देशों में ही संभव है, शिक्षित देशों में और विकसित देशों में ही संभव है। एक धारणा बनी हुई थी कि लोकतंत्र केवल और केवल कहां सफल हो सकता है? केवल विकसित देश और केवल शिक्षित देश। इसका मतलब गरीब देश और जहां साक्षरता प्रतिशत कम है वहां लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भारत एक गरीब देश भी था, भारत एक अशिक्षित देश भी था, तो भारत जैसे गरीब और अशिक्षित देश में लोकतंत्र की स्थापना करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। दूसरी बात, भारतीय संविधान के तहत हमने दो और महत्वपूर्ण कार्य किए। कितने महत्वपूर्ण कार्य किए? दो। पहला, हमने भारत में सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य होता है सभी लोगों को न्यूनतम वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर मत देने का अधिकार। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के कारण हम लोगों ने महिलाओं को भी क्या दिया? मत देने का अधिकार दिया। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग था, क्योंकि उस समय तक किसी भी देश ने अपने संविधान के लागू होते ही महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया। भारत विश्व का पहला देश था जहां भारतीय संविधान सभा के द्वारा अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। सार्वभौमिक यानी सभी, बिना किसी जाति, लिंग, वर्ण, क्षेत्र और के आधार पर, धर्म, जाति के आधार पर, बिना किसी को भेदभाव किए हुए संविधान में वयस्कता की आयु जो निर्धारित थी, और उस समय वयस्कता की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत यह वयस्कता की आयु घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। आज वयस्कता की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। तो बिना किसी जाति, लिंग, वर्ण, वंश, क्षेत्र, धर्म के आधार पर भेदभाव किए हुए वयस्कता की आयु, यानी वर्तमान की बात करें तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सभी को जो मत देने का अधिकार प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चूंकि सार्वभौमिक है इसलिए वो मताधिकार किसको मिला? महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिला। ये जो हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की थी, ये जो हम लोगों ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था, इस बात को लेकर बहुत से लोगों ने भारत के संविधान निर्माताओं की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में सबसे अग्रणी थे, उनकी जबरदस्त क्या की गई? आलोचनाएं की गई। इवन यहां तक आलोचनाएं की गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते जागते ये देख लेंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा। किस किस ने क्या आलोचना की, जरा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो एक हिंदुस्तानी संपादक थे। कौन थे? हिंदुस्तानी संपादक।
हिंदुस्तानी संपादक। इन हिंदुस्तानी संपादक का कहना था कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ होगा, यानी कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया, महिलाओं को जो मत देने का अधिकार दिया है, ये अपने आप में एक इतिहास का सबसे बड़ा क्या होगा, जुआ होगा। और किसने आलोचना की? ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने, ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका ने भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। इसकी आलोचना इस प्रकार से की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा। ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने यह तक कह दिया कि पंडित नेहरू जीवित रहते ये देख लेंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा, ये देखेंगे और वो पछताएंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हिंदुस्तान में सफल नहीं हुआ। एक इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज अधिकारी ने यहां तक कह दिया कि आने वाला समय अब से कई ज्यादा जानकार दौर बड़े विश्व में लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहुदी नौटंकी देखेगा। इनकी आने वाला समय लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहुदी नौटंकी देखेगा। ऐसा क्यों कहा उसने? ऐसा यूं कहा कि भारत में केवल 15% लोग शिक्षित थे, और यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो कोई 2-4% महिलाएं शिक्षित होगी, बाकी महिलाएं शिक्षित थी नहीं। तो इस अंग्रेज नुमाइंदगी का कहना था कि आने वाले समय में, यानी कि जो प्रथम आम चुनाव होंगे, इन आने वाले समय में जो है भारत में एक मतदान की नौटंकी सी होगी, एक नाटक सा होगा। तो भारतीय में लोकतंत्र स्थापित करना कितना चुनौती का विषय था। आप हिंदुस्तानी संपादक, ऑर्गेनाइजर पत्रिका और इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदगी के इन कथनों से आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि वास्तव में भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना किस प्रकार से चुनौती भरा कार्य था। खैर, निर्वाचन आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव प्रारंभ करवाए। ध्यान रखना, ये जो चुनाव करवाए, इस चुनाव के अंदर 2 कार्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले मतदाता सूचियां तैयार करना। क्या तैयार करना? मतदाता सूचियां तैयार करना। वोटर लिस्ट तैयार करना। और ये बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि देखिए उस समय, और एक चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। क्या मतलब हुआ? चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करने का यहां पर तात्पर्य था कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र किस निर्वाचन क्षेत्र में रहेगा, यह तय करना था। जैसे आज हमारे राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, तो कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र में आएगा, यह तय करना था। जैसे लोकसभा की राजस्थान में 25 सीटें हैं, तो राजस्थान को 25 भागों में विभाजित करना पड़ता है। कौन सा क्षेत्र किस संसदीय क्षेत्र में रहेगा, यह तय करना था। क्योंकि राजस्थान में यदि हम बात करें तो उस समय राजस्थान की विधानसभा की 160 सीट थी, तो विधानसभा का सीमांकन भी करना था, लोकसभा का सीमांकन भी करना था, और सबसे बड़ा कार्य तो था मतदाता सूचियों को तैयार करना। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जब मतदाता सूचियों को तैयार करने की बारी आई, मतदाता सूचियों को जब तैयार करने का समय आया, तो ऐसी स्थिति में यह बड़ा एक मुश्किल कार्य था। यह हिमालय पर चढ़ाई करने जैसा कार्य था। भारत की जनता अशिक्षित थी, न उस समय टेक्नोलॉजी थी, न यातायात के साधन थे। बिना तकनीक के, बिना यातायात के साधन के कर्मचारियों को मतदाता सूचियां तैयार करनी थी। जब मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए ग्रामीण इलाकों में गए, उन्होंने महिलाओं के नाम पूछे, तो हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुष महिलाओं के नाम नहीं लेते। मैं आज से 70-75 वर्ष पहले बात कर रहा हूं। तो उन्होंने महिलाओं के नाम तक दर्ज नहीं करवाए, उनकी जगह उनके नाम लिख दिए गए, अला की बेटी और फला की बहू, फला की बीबी और अला की बेटी। यानी कि हम कहते हैं ना, फलाने की बहू और फलाने की बेटी, यानी कि नाम नहीं लिए गए, वो उसकी बेटी है और उसकी बहू है। तो अला की बेटी, फला की बीबी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और जब मतदाता सूचियां तैयार हुई, तो निर्वाचन आयोग ने जब ये सारी चीजें देखी, तो उन्होंने इस चीज को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा हो सके तो पूरी की पूरी मतदाता सूचियों का पुनरावलोकन होना चाहिए। यह बहुत मुश्किल कार्य था, क्योंकि 40 लाख इस प्रकार के नाम दर्ज हो गए थे। 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए थे, क्योंकि महिलाओं के नाम क्या दर्ज हो गए थे? अला की बेटी और फला की बीबी। तो इस प्रकार से पुनरावलोकन की बातचीत कही गई थी। और क्या दिक्कत थी? तो देखिए, सबसे पहले तो
मतदाता सूची तैयार करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। मतदाता सूची तैयार करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। उनके नाम क्या दर्ज कर दिए गए? अला की बेटी, फला की बहू या बीबी, अला की बेटी और फला की बहू। तो यह भी ध्यान रखना है कि इस नामों को निर्वाचन आयोग ने अला की बेटी, फला की बीबी, अला की बेटी, फला की बीबी, निर्वाचन आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा वापिस इनका होना चाहिए। 489 एमपी के चुनाव करवाने थे। अब ध्यान रखना 489, यानी कि भारत में प्रथम लोकसभा के जब चुनाव हुए तब लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 489 थी। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और 3200 एमएलए के चुनाव करवाने थे लगभग, यानी कि पूरे भारत में विधानसभा चुनाव भी तो साथ साथ हुए, तो 3200 एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन, 3200 एमएलए का चुनाव करवाना था। उस समय हिंदुस्तान में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। 17 करोड़ मतदाता। साक्षरता प्रतिशत केवल कितने प्रतिशत थी? 15% साक्षरता दर थी। मात्र 15%, मात्र 15% साक्षरता, 15% साक्षरता थी। 3 लाख कर्मचारी, 3 लाख कर्मचारी इस चुनाव के यज्ञ में लगे थे। और इस प्रकार से एक अशिक्षित भारत जैसे अशिक्षित और गरीब देश में चुनाव करवाना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। अब चुनाव किस प्रकार से हुए? चुनाव किस प्रकार से हुए? तो 1952 में जो चुनाव हुए, ध्यान रखना महत्वपूर्ण फैक्ट है, 7वां पॉइंट हम लिख सकते हैं। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक आम चुनाव हुए। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक आम चुनाव हुए, प्रथम आम चुनाव। अधिकांश जो मतदान था, अधिकांश जो चुनाव थे वो कब हुए थे? 1952 में। इसलिए प्रथम आम चुनाव को कौन से चुनाव माने जाते हैं? 1952 के आम चुनाव। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुए? आपका उत्तर होना चाहिए 1952। लगभग 5 से 6 महीने तक ये चुनाव हुए। 2 बार चुनावों को बीच में रोकना भी पड़ा। मतदान हुआ, मतगणना हुई, चुनाव के परिणाम घोषित हुए और हारने वाले उम्मीदवारों ने भी चुनावों को क्या बताया? निष्पक्ष बताया। क्या बताया? निष्पक्ष बताया। प्रत्येक 4 निर्वाचन, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 4 उम्मीदवार थे। एक निर्वाचन क्षेत्र से 4 उम्मीदवार थे। लगभग 50% से अधिक लोगों ने मतदान किया। 50% से अधिक लोगों ने क्या किया? मतदान किया। तो बहुत बढ़िया चीजें हो सकती है आप लोगों के लिए कि चुनाव 2 बार स्थगित करने पड़े। चुनाव 2 बार बीच में स्थगित करने पड़े। 1951 के अक्टूबर से फरवरी 1952 तक चुनाव हुए। चुनाव अभियान चला, मतदान हुआ, मतगणना हुई। 5 से 6 महीने का समय लगा। प्रत्येक सीट पर 4 उम्मीदवार थे। 50% से अधिक लोगों ने मतदान किया। हारने वाले लोगों ने भी कहा चुनाव एकदम क्या थे? सही है। हारने वाले लोगों ने भी कहा कि चुनाव बिल्कुल क्या थे? सही थे। इस प्रकार से महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। भारत की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया और इस प्रकार से भारत में लोकतंत्र क्या हुआ? सफल हुआ। प्रथम आम चुनाव भारत में सफल हुए और इन प्रथम आम चुनाव के सफल होने के साथ ही जो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा? देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत को देश के लिए जोखिम का सौदा मान रही थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि भारत के प्रथम आम चुनाव सफल रहे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग हिंदुस्तान में सफल हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रथम आम चुनाव ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो हिंदुस्तान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को खतरे की घंटी मान रहे थे, जो जोखिम का सौदा मान रहे थे। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि हिंदुस्तान में, भारत में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को बखूबी अंजाम दिया गया, अर्थात भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को सफल करार दिया। ध्यान रखना, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक इसलिए है कि लोकतंत्र जिन देशों में है उन देशों में सबसे अधिक जनसंख्या, क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं, सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है, सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या भी भारत में है, इसलिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। ठीक ऐसा ही लिखा हिंदुस्तान टाइम्स ने कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को क्या दिया, बखूबी अंजाम दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है जो अब मैं कह रहा हूं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1952 के प्रथम आम चुनाव विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए। मील के पत्थर साबित इसलिए हुए कि भारत में लोकतंत्र का प्रयोग जैसे ही सफल हुआ, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग जैसे ही सफल हुआ, एक बात अब हर जगह मानी जा रही थी कि विश्व के किसी भी देश में लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है, चाहे वो गरीब देश हो, चाहे वो अशिक्षित देश हो, क्योंकि अब तक यह धारणा थी कि लोकतंत्र केवल विकसित और शिक्षित देशों में संभव है, गरीब और अशिक्षित देशों में लोकतंत्र नहीं स्थापित किया जा सकता है। लेकिन 1952 के प्रथम आम चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया कि विश्व के किसी भी देश में लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है, चाहे वो देश गरीब है, चाहे वो देश अमीर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्रथम आम चुनाव 1952 के प्रथम आम चुनाव विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर कैसे साबित हुआ। संक्षिप्त में आप इसका उत्तर देना चाहते थे, इस प्रकार से दीजिए कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में, नव स्वतंत्र देश में, जिसने कठिन परिस्थितियों में स्वतंत्रता प्राप्त की, उस देश में लोकतंत्र की स्थापना करना वास्तव में एक चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि उस समय विश्व के उन देशों में लोकतंत्र था जो विकसित थे, जो शिक्षित देश थे। भारत जैसे अशिक्षित, भारत जैसे गरीब देश में लोकतंत्र स्थापित करना एक चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि उस समय भारत की साक्षरता प्रतिशत केवल 15% थी। लेकिन राष्ट्रीय निर्माण के नेताओं ने, हमारी संविधान सभा ने भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी सब लोगों को दिया गया। भारत में दिए गए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सभी आलोचकों ने अपने अपने आधार पर आलोचना की। साथ ही साथ भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, यह भी एक सबके लिए आश्चर्यजनक निर्णय था, क्योंकि उस समय जितने भी नव स्वतंत्र देश थे वहां पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना करना, महिलाओं को मतदान का अधिकार देना, लोकतंत्र की स्थापना करना, हमने वास्तव में एक कठोर निर्णय लिए। लेकिन 1952 के प्रथम आम चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग लिया। 50% से अधिक लोगों ने मतदान किया। 5-6 महीने की समय अवधि के दौरान भारत में लोकतंत्र में सफल आयाम हुआ। चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में एक पहली सरकार बनी। 1952 के प्रथम सफल आम चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया कि विश्व के किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। हालांकि बहुत से आलोचकों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की और लोकतंत्र की आलोचना की, लेकिन अंततः सभी आलोचकों का मुंह बंद हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम आम चुनाव विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए। मुझे लगता है ऐसा आप 4-5-6 लाइन में उत्तर दे सकते हैं, और जब आपको मॉडल पेपर में प्रश्न रहेंगे, उनका जब आप लोगों को हल करवाएंगे तो आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे आराम से, क्योंकि हम उसमें आपको आंसर शीट भी देंगे। जो मेरे हाथ से लिखे हुए उत्तर हैं वो भी आप लोगों को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से लिंक से अवश्य जुड़े, वहां प्रतिदिन 5 से 10 प्रश्न आप लोगों को भेजे जा रहे हैं। आप लोग लगातार पढ़ते रहें, वीडियो देखें, कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दे देता हूं, 9252043821 9252043821 केवल व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी दिक्कत हो तो आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई समझ में बात नहीं आ रही है, प्रश्न उत्तर से संबंधित, आप इस पे मैसेज कीजिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो भी आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, 9252043821। आइए
आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें हम लोगों को याद नहीं हो रही है। तो याद तो आप लोगों को करनी होगी, बार बार आप लोगों को पढ़ना होगा, नियमित रूप से आप लोगों को पढ़ना होगा, अनवरत पढ़ना होगा, लगातार पढ़ना होगा। और यदि सही ढंग से आप लोग तैयारी करेंगे, सारे वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, तो मुझे लगता है सारी चीजें आप लोगों के समझ में भी आएगी। और मेहनत करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा। सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे विद्यार्थियों, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे विद्यार्थियों। देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रथम 3 आम चुनाव में, मैं प्रश्न ही लिख देता हूं, प्रथम 3 आम चुनाव में, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस की जीत के कारण लिखिए, कांग्रेस की जीत के कारण लिखिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, पॉइंटों में उत्तर देना है। पहले ही मैं आप लोगों को कह चुका हूं, पॉलिटिकल साइंस में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पॉइंट में लिखना है। हम जो आप लोगों को मॉडल पेपर हल करवाएंगे, उस मॉडल पेपर में जो आप लोगों को आंसर शीट देंगे, लेकिन देंगे अक्टूबर-नवंबर तक, ध्यान रखना, कोर्स होने के बाद में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पॉइंट में है। पॉइंट में ही तो नंबर मिलता है, तो पॉइंट में प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत के कारण, कांग्रेस पार्टी की जीत के कारण, पहले कांग्रेस पार्टी की जीत के कारण पढ़ रहे हैं, फिर मतदान के बदलते तरीकों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की जीत का जो पहला कारण था, देखिए पॉइंट लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला कारण था राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त थी, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्ति। साथ साथ में पॉइंट क्लियर करते जाएं। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। हमने राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें भी अधिकांश नेता कांग्रेस पार्टी के ही थे। जब प्रथम आम चुनाव हुए तो वही संविधान सभा के सदस्य जीत कर आए और उन्हीं की सरकार बनी। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त थी, कांग्रेस पार्टी की जीत के कारण, क्योंकि प्रथम 3 आम चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 1952 के प्रथम आम चुनाव, 1957 के द्वितीय आम चुनाव और 1962 के तृतीय आम चुनाव, इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। और तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। क्या कारण थे कि तीनों आम चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई? क्या कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने? तो ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्ति, हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा था, पूरी जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर विश्वास था। जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया वही तो नेता कांग्रेस पार्टी में थे, वही तो नेता संविधान सभा में थे, वही तो नेता प्रथम आम चुनाव लड़ रहे थे। अतः जनता ने उनको मतदान दिया और उनकी जीत हुई। पहला कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त थी। दूसरा, पंडित नेहरू का चमत्कारिक व करिश्माई नेतृत्व। देखिए, पंडित नेहरू उस समय का एक बहुत बड़ा नाम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़े। पंडित नेहरू का जो व्यक्तित्व था, पंडित नेहरू का जो कर्तृत्व था और पंडित नेहरू का जो करिश्माई जो नेतृत्व था, बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस पार्टी की जीत में। आप जानते हैं, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हम लोग बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, नेतृत्व का बहुत अधिक फर्क पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी की प्रारंभिक समय में जीत में बहुत बड़ा कारण रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारिक नेतृत्व। तीसरा, कांग्रेस पार्टी का सुव्यवस्थित व संगठनात्मक ढांचा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन जो था वो बड़ा सुव्यवस्थित था। प्रत्येक गांव ढाणी तक कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। उनका संगठनात्मक ढांचा था। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी।
कांग्रेस पार्टी सबसे पुराना राजनीतिक दल था, सबसे पुराना राजनीतिक दल था। तो उस पुराने राजनीतिक दल होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का बेहतर संगठन होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था, एक एजेंडा था। तो इसके कारण भी अच्छे खासे कैडर में लोग उनसे जुड़े हुए थे। इस कारण भी कांग्रेस पार्टी की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ये एकमात्र पार्टी थी। दूसरा, विपक्ष, मजबूत विपक्ष का अभाव, मजबूत विपक्ष का अभाव। कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य जो विपक्षी राजनीतिक दल थे, उनका जन्म स्वतंत्रता के आसपास हुआ था, स्वतंत्रता के आसपास हुआ था। इन पार्टियों के पास न तो कोई एजेंडा था, न कोई कार्यक्रम था, न इनका सुव्यवस्थित संगठन था। इस कारण से विपक्ष ज्यादा मजबूत नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम आम चुनाव में विपक्षी जो दल था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सबसे बड़ा दल था, उसको मात्र 16 सीटें प्राप्त हुई। तो आप जान सकते हैं कि विपक्ष कितना कमजोर था। तो विपक्ष 9 के बराबर था। कांग्रेस पार्टी, हम कह सकते हैं कि इकलौती पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी थी। और तो इकलौती पार्टी होना और अव्वल राजनीतिक दल होने के कारण भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो मजबूत विपक्ष का अभाव भी कांग्रेस पार्टी की जीत का एक कारण था। पांचवा, जो हमारी चुनाव प्रणाली थी, चुनाव प्रणाली, आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हो कि हमारी चुनाव प्रणाली थी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे वही जीता, जो सबसे आगे वही जीता, जो सबसे आगे वही जीता। इसका तात्पर्य है कि जिसको चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त होंगे उसकी जीत मानी जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल था, तो उसके उम्मीदवारों को अधिक मत मिले, अधिक प्रतिशत मत मिले, उसके कारण उसकी जीत हुई। बाकी जो मत थे वो विपक्षी पार्टियों में आपस में बंट गए, उसके कारण से जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे वही जीता चुनाव प्रणाली होने के कारण भी कांग्रेस पार्टी को जीत प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि माना कि जैसे एक उदाहरण दे देते हैं कि कहीं पर 100 वोट है, 5 लोग खड़े, तो 31 वोट प्राप्त करने वाला भी जीत सकता है, क्योंकि बाकी जो 79 जो मत है, 69 जो वोट है वो अन्य उम्मीदवारों में बढ़ जाते थे अधिक उम्मीदवार होने के कारण। और इसका फायदा सीधा सीधा किस पार्टी को मिला? कांग्रेस पार्टी को मिला। छठा, कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक व विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी। कांग्रेस पार्टी की जीत का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी थी। गठबंधन किसको कहते हैं? जहां 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो उसको हम गठबंधनात्मक पार्टी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से गठबंधन मिला जुला, जिसमें बहुत से लोग साथ में रहते हैं। आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, यहां केवल एक 2-4 लाइन में इसको स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक गठबंधनात्मक पार्टी थी, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी में जमींदार भी थे तो मजदूर भी थे, कांग्रेस पार्टी में पूंजीपति थे तो श्रमिक भी थे, जमींदार थे तो किसान भी थे, अमीर लोग थे तो गरीब भी थे। सभी जाति, सभी धर्म, वर्ग, सभी क्षेत्र, सभी भाषा के लोग किस राजनीतिक दल में थे? कांग्रेस पार्टी में थे। तो ध्यान रखना, किसान भी थे, उद्योगपति भी थे, सभी वर्गों के लोग कांग्रेस पार्टी में थे। किसान थे, उद्योगपति थे, शहरी थे, ग्रामीण थे, मजदूर थे, मालिक थे, मध्यम, निम्न, उच्च वर्ग के लोग भी थे। मध्यम, उच्च व निम्न वर्ग के लोग भी कांग्रेस पार्टी में थे। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में था, और इस बात का कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला क्योंकि सभी वर्गों के मत किस पार्टी को मिले? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी का क्या मतलब हुआ कि सभी विचारधाराओं के लोग भी कांग्रेस पार्टी में थे। कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव, रेडिकल, दक्षिणापंथी,
दक्षिणापंथी, वामपंथी, उदारवादी, उग्रवादी, शांतिवादी, यानी कि सभी विचारधाराओं के लोग इस पार्टी में थे। शांतिवादी, क्रांतिवादी, सभी विचारधाराओं के लोग भी कांग्रेस पार्टी में थे। इस कारण भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, क्योंकि सभी विचारधाराओं के वोट किस पार्टी को मिले? कांग्रेस पार्टी को मिले। तो यह हुआ छठा कारण। सातवां कारण कांग्रेस पार्टी की जीत का, गुटों में तालमेल व सहनशीलता। गुटों में तालमेल व सहनशीलता। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग थे, विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के गुट बनने थे कांग्रेस पार्टी में। उन सभी जो गुट थे कांग्रेस पार्टी में, उन गुटों में तालमेल बैठाने की अद्भुत क्षमता किस पार्टी में थी? कांग्रेस पार्टी में। आगे जब हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे तब भी ये चीजें आप लोगों के काम आएगी, ध्यान रखना। तो कांग्रेस पार्टी में गुटों में तालमेल बैठाने की अद्भुत क्षमता थी और कांग्रेस पार्टी में सहनशीलता थी। देखिए, संयुक्त परिवार होगा, सभी गुटों को साथ लेकर चलना होगा, तो आपको सहनशील भी बनना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी विभिन्न गुटों में तालमेल बैठाने की क्षमता रखती थी, इसलिए विभिन्न विचारधारा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के अलग अलग गुट कांग्रेस पार्टी में जरूर थे, वो सभी कांग्रेस पार्टी के साथ ही थे, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर कहीं नहीं गए। तो इस कारण से कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी विशेषता उत्पन्न हो गई थी सहनशीलता की। तो कांग्रेस पार्टी का जीत का यह भी एक कारण था कि गुटों में तालमेल बैठाने की भी क्षमता थी और कांग्रेस पार्टी में सहनशीलता की क्षमता थी। टोटल मैंने आप लोगों को 7 पॉइंट बताए। अधिकतम 4 नंबर का प्रश्न पूछेंगे तो आप लोगों को 4 कारण बताने। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त थी, पंडित नेहरू का चमत्कारिक और करिश्माई नेतृत्व उनके पास में था, मजबूत विपक्ष का अभाव था, कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत था, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इकलौती राजनीतिक दल था। जो निर्वाचन की जो पद्धति थी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, उसका भी जीत का कारण रहा। इसके अलावा जो है गुटों में तालमेल बैठाने, सहनशीलता, सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक जो पार्टी थी उसका भी फर्क पड़ा था। तो ये सब कांग्रेस पार्टी के जीत के कारण रहे थे। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, प्रारंभिक समय में कांग्रेस पार्टी की जीत के कारण। आइए, उससे पहले हम लोग एक मानचित्र पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि प्रारंभिक आम चुनाव में छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों के कैसे बन सकते हैं। ठीक से नहीं दिखे तो किताब का आप लोग पेज नंबर निकाल दीजिए, वहां आपके मानचित्र दे रखा है। देखिए, प्रथम आम चुनाव में क्या स्थिति थी, द्वितीय आम चुनाव में क्या स्थिति थी, तृतीय आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति थी, जरा इस मानचित्र पर आप लोग नजर डालेंगे तो आप लोग इस बात को बहुत भली भांति समझ पाएंगे। देखिए, प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों के लिए चुनाव हुए, दूसरे आम चुनाव में 494 और तीसरे आम चुनाव में भी 494। ये जो 489 सीटों के लिए चुनाव हुए, उसमें प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें प्राप्त हुई, 364। ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना। दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 371 सीटें प्राप्त हुई और तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 361 सीटें प्राप्त हुई। ध्यान रखना, 364, 371 और 361, ये आंकड़े आप लोगों को याद होने चाहिए। प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 364, 371, 361। और तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अलावा यदि सबसे अधिक जीते हुए उम्मीदवारों की संख्या थी तो वो थी निर्दलियों की। ध्यान रखना, किसकी थी? निर्दलियों की। और प्रथम आम चुनाव में 37 निर्दलीय जीते थे, द्वितीय आम चुनाव में 42 निर्दलीय जीते थे और तृतीय आम चुनाव में 29 निर्दलीय जीते थे। बड़ी गजब की बात है, कांग्रेस पार्टी के बाद यदि सबसे अधिक सीटें किसी के पास थी तो वो निर्दलियों के पास में थी, निर्दलीय जिनका कोई दल नहीं होता है। लेकिन प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बाद सर्वाधिक सीटें किस राजनीतिक दल को मिली थी? तो ध्यान रखना, 16 सीटें मिली थी। और किसको मिली थी? सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सीटें प्राप्त हुई थी। दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बाद में सर्वाधिक जो सीटें मिली थी वो मिली थी 27 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, और तीसरे आम चुनाव में 20 सीटें मिली थी और यह भी किसको मिली थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और उसको कितनी सीटें मिली? ध्यान रखना, क्रमशः प्रथम में 16, दूसरे में 27 और तीसरे में 20। ये सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। उसके बाद में सोपानी समाजवादी पार्टी को 12 और ये अलग अलग प्रकार के
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वगैरह दे रखी, यहां तक डीपली नहीं जाएंगे। ये एक चार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण। एक तो बात यहां से ये ध्यान रखनी। दूसरी, प्रारंभिक आम चुनाव में कौन से वो क्षेत्र थे जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। 1957 में जब चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। राजनीतिक दल भी ध्यान रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस। यह जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्रीय दल है, प्रारंभ से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां पर दबदबा है। और दूसरा जो क्षेत्र वो आप लोगों को यहां दिख रहा है, केरल। और केरल में किसकी सरकार बनी? कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी की 1957 के जो चुनाव हुए, उन 1957 के चुनाव में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। आप जानते हैं 1952 1957 में कितने राज्य थे हमारे? मुश्किल से 14 15 16 17 राज्य थे। उसमें से कुछ एक जगहों को छोड़ दे तो सब जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। ये देखिए पूरा हिंदुस्तान आप लोगों को दिख रहा है। इस पूरे हिंदुस्तान में केरल और हम लोग जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को छोड़ दे तो सब जगह किसका दबदबा था? केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का था। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रारंभिक समय में त्रावणकोर, कोचीन, आज का केरल, और मद्रास और उड़ीसा को छोड़ दे और जम्मू कश्मीर को छोड़ दे तो लगभग पूरे के पूरे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट, अब मुझे लगता है यदि पहले हम केरल में कम्युनिस्ट की बात कर लेते हैं। केरल में कम्युनिस्टों की जीत, लास्ट टॉपिक है। 5-5 मिनट के 2 टॉपिक बचे, 5 मिनट में क्लास पूरी हो जाएगी। 1957 के जो दूसरे आम चुनाव हुए विधानसभा, ध्यान रखना लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में ही हुए। 1957 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, पहले का जिसको कोचीन का क्षेत्र हम लोग कहते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, त्रावणकोर कोचीन का जो क्षेत्र था प्राचीन समय में, यहां पर द्वितीय आम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। किस पार्टी की? कम्युनिस्ट पार्टी की। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए, केरल में उस समय विधानसभा की सीटें थी 126। इस 126 में से 60 सीट किसको प्राप्त हुई? कम्युनिस्ट पार्टी को। और 5 निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने साथ में लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि 126 है तो फिर 64 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 64, और 5 निर्दलीयों को साथ लेकर 65 का बहुमत साबित करके केरल में कम्युनिस्टों की सरकार बनी। और बहुत अच्छा ध्यान रखना, EMS नंबूद्रीपाद, EMS नंबूद्रीपाद, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किसके नेतृत्व में बनी? वहां के मुख्यमंत्री कौन बने? EMS नंबूद्रीपाद। 126 में से 60 सीटें प्राप्त हुई और राज्यपाल ने संयुक्त विधायक दल के नेता EMS नंबूद्रीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। ध्यान रखना, यह दुनिया में पहला अवसर था यह दुनिया में पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जीती। आप कहोगे कैसे? देखिए चीन में, रूस में जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो वहां एक ही राजनीतिक दल हुआ करता था। जब विपक्षी दल है नहीं तो कौन सी पार्टी जीतेगी? कम्युनिस्ट पार्टी की जीतेगी। हिंदुस्तान में विपक्षी राजनीतिक दल होने के बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में बहुमत मिला। 126 में से 60 सीटें उसको प्राप्त हुई। 5 निर्दलीय अपने साथ में लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी क्या बनाई? सरकार बनाई। यह विश्व में, दुनिया में पहला क्षेत्र था केरल जहां लोकतांत्रिक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की क्या बनी? सरकार बनी। लेकिन आप जानते हैं 1957 में जैसे यह सरकार बनी, ठीक 2 साल बाद 1959 में अनुच्छेद 356, आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, विपक्षी राजनीतिक दल की सरकार थी। अतः वहां पर अनुच्छेद 356 के तहत वहां की सरकार को बेदखल कर दिया गया, वहां की सरकार को हटा दिया गया आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसका जबरदस्त एक आंदोलन भी हुआ, एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। तो ये केरल में कम्युनिस्ट के बारे में आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। लास्ट में सबसे पहले अंत में मैं ले लेता हूं मतदान के बदलते तरीके। बाई चांस आप लोगों को टिप्पणी पूछ ले तो मुझे लगता है इसके बारे में भी चर्चा हो जानी चाहिए। चलिए देखिए, अब तक चुनाव के 3 तरीके बदले। कितने? 3 तरीके।
प्रथम और द्वितीय आम चुनाव कैसे हुए जरा समझिए। 1952 और 1957 के प्रथम और द्वितीय आम चुनाव हुए। आप जानते हैं कि भारत में केवल 15% लोग पढ़े हुए थे, लोगों को वोट डालना नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में एक बहुत सरल तरीका अपनाया गया। क्या तरीका अपनाया गया? जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे उतनी मतपेटियां निर्वाचन क्षेत्र में रखी गई। माना कि ये मतदान केंद्र है, यहां पर 4 उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में, तो कितनी पेटियां रखी गई? 4। 1 2 3 और 4 पेटियां रखी गई। और इस प्रत्येक बक्से के ऊपर, मतपेटी के ऊपर उम्मीदवार का नाम लिखा गया, उनका चुनाव चिन्ह बनाया गया। चुनाव चिन्ह, ये जो नाम है वो हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में लिखा गया प्रत्येक मतपेटी के आगे। इसका मतलब जिसे आप वोट देना चाहते हो, जिस मतपेटी के ऊपर जिसे आप वोट देना चाहते हो, चुनाव चिन्ह के आधार पर ही होते थे। आप लोग जानते हैं, क्योंकि चुनाव चिन्ह ही आज भी महिलाओं को गांव में वोट देने के लिए कहते हैं तो हम लोग चुनाव चिन्ह बताते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना कम आता है। आज तो स्थिति बहुत सुधर चुकी। मैं 70-75 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, 72 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, आज से ठीक 70 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, जब प्रथम आम चुनाव हुए 1952 में। तो चुनाव चिन्ह, जितनी उम्मीदवार खड़े, ए बी सी डी, इनके नाम और उनका चुनाव चिन्ह। जिसे वोट देना चाहते हो, जिसे वोट देना चाहते हो, उस मतपेटी में अपना मत डाल दीजिए। मतदाता को एक खाली मत पत्र दिया जाता था। खाली मत पत्र दिया जाता था। जैसे उम्मीद वोट देने के लिए आए इधर से, उसको एक मत पत्र पकड़ाया, जिसे वोट देना उसके बॉक्स में डाल दीजिए। कुछ नहीं करना था उनको। ये बहुत आसान सा तरीका अपनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस मतपेटी के अंदर और बाहर हर तरफ जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाएं साझा की गई थी। जैसे चुनाव क्षेत्र का नाम लिखा गया, चुनाव केंद्र का नाम लिखा गया, मतदान केंद्र की संख्या भी यहां पर दर्ज की गई। और ये सारा काम पीठासीन अधिकारी को करना था, प्यारो साहब को करना था, उसको सील भी करना होता था। ये प्रारंभ में सामान्य सा एक तरीका अपनाया गया। जितने उम्मीदवार खड़े हैं उतनी मतपेटी रखी जाती थी। जिसको वोट देना उसके मतपेटी में जाकर मत डाल दीजिए। खाली मत दिया जाता था। लेकिन 1962 से चुनाव का तरीका बदला लगभग 1990 तक। यह दूसरा तरीका था। देखिए, उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होगी। एक निर्वाचन क्षेत्र से 15 लोग खड़े हो गए, अब क्या करोगे? 15 मतपेटी रखोगे प्रत्येक मतदान केंद्र पर, फिर उसको ढूंढने में भी बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। तो दूसरा तरीका अपनाया गया मतपत्र द्वारा। मतपत्र और साइट आप लोगों को दिख रहा होगा, यह मतपत्र। ये जो मतपत्र आप लोगों को दिख रहा है, छोटा दिख रहा होगा, आपकी किताब में बना हुआ, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। आप देखिए, इस प्रकार का एक मतपत्र बनाया जाता था। यहां पर क्रम संख्या लिखी जाती थी, यहां पर उम्मीदवार का नाम लिखा जाता था और यहां चुनाव चिन्ह होता था। अब आपको जिसको वोट देना है, जैसे कि 1 नंबर ए, और ये चुनाव चिन्ह कोई भी हो गया, मान लीजिए अलमारी होगी, जिसे वोट देना चाहते हो उसके सामने क्या लगानी पड़ती थी? सील लगानी पड़ती थी, उसके सामने ठप्पा लगाना पड़ता था। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। क्रम संख्या, उम्मीदवार का नाम, इधर आपका हो गया कौन सा? चुनाव चिन्ह। जिसे वोट देना है, आप जैसे कि इसको वोट देना चाहते हो तो यहां राइट सील लगाते थे, इसे वोट देना तो यहां सील, इसे वोट देना तो यार, इसको फिर फोल्ड करके एक ही मतपेटी रखी जाती थी, उस मतपेटी में डाल दिया जाता था। आज के समय वार्ड पंच के, पिछले आम चुनाव से पहले सरपंच के चुनाव भी ऐसे होते थे। जब ईवीएम मशीन नहीं है उससे पहले सभी चुनाव इस मत पत्र के माध्यम से होते थे, बैलेट पत्र के माध्यम से होते थे। इसको फोल्ड करके डालना होता था। इससे एक समस्या का समाधान हुआ कि आपको ज्यादा जो है मतपेटियां नहीं रखनी पड़ती थी, एक ही मतपेटी से काम चल जाता था। लेकिन 1990 के बाद ईवीएम का प्रचलन आ गया। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये आप लोगों को यहां पर दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पे लिख सकते हैं ईवीएम मशीन। एक सीपीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, और एक होती है ईवीएम मशीन, आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या होता है? वही स्थिति, यहां पर उम्मीदवार का नाम होता है, चुनाव चिन्ह होता है, यहां एक बटन होता है। जिसे वोट देना चाहते हो उसके सामने वाला बटन दबा दीजिए, बीप की आवाज आएगी और वोट आपका लग जाएगा। मैं बना देता हूं फटाक से। ये अंतिम चीज है, ये देखिए, ये आपकी ईवीएम मशीन। यहां हो गई क्रम संख्या, यहां उम्मीदवार का नाम, यहां चुनाव चिन्ह, और यहां होगा नीला एक बटन, और यहां इस प्रकार से प्रत्येक में बना होता है एक बटन। जिसे वोट देना चाहते हो उसके सामने वाला बटन दबा दीजिए, बीप की आवाज आ गई, आपका मत लग जाएगा। यह चुनाव का तीसरा तरीका था। तो प्रिय विद्यार्थियों,
पहला वीडियो अध्याय 2 का आप लोगों की पूरा हुआ। आप लोग टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़े, कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक इसे अवश्य पहुंचाए। मुझे लगता है 2 वीडियो इसके लिए, कम से कम 1 वीडियो, कोशिश 1 वीडियो की करेंगे और आवश्यकता रही तो 2 वीडियो भी इसके लिए ला सकते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अगला वीडियो आएगा, इसे जरूर देखें। कमेंट्स करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं राजनीति विज्ञान पढ़ के। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।